टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आप सभी व्यक्ति, सज्जन, महानुभाव जो मेरी इस आज की कक्षा को सुनेंगे, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। आज हम जीएस के तहत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। यह बहुत मुश्किल होता है एक शिक्षक के लिए या एक वक्ता के लिए कि वह शुरुआत कहाँ से करे। जैसा कि आप सभी को मेरे पीछे मानचित्र दिखाई दे रही होगी, वर्ल्ड। अब आप उसके नीचे पॉलिटिकल शब्द को न देखें, वर्ल्ड मतलब मैं अगर आज विश्व के मानचित्र के साथ आपके सम्मुख खड़ा हूँ, इसका मतलब स्पष्ट है कि आज मैं विश्व की चर्चा करने जा रहा हूँ, दुनिया की चर्चा करने जा रहा हूँ। आज हम शुरुआत करते हैं अपने धरती के सृजन की। जी हाँ, आप सभी को जानकारी होगी और आज की जो मेरी कक्षा है वो सिर्फ तथ्यों पर आधारित रहेगी, इसलिए निवेदन है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको उचित लगेगा उसको आप लिखिएगा। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है, एक यूनिक ग्रह है जिसे हम ब्लू प्लैनेट के भी तौर पर जानते हैं। यह भी सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के सतह पर एक भयंकर विस्फोट जिसे बिग बैंग एक्सप्लोजन कहा जाता है, उसके परिणाम स्वरूप हुई। बिल्कुल सही बात है। और दूरी के अनुसार कुछ ग्रह, मतलब वर्तमान में 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा अपने निर्धारित कक्ष में करते हैं और उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। प्लूटो चूंकि नेपच्यून की कक्षा को काटता था, तो ग्रह होने के लिए आवश्यक है 2 बातें। पहला कि सूर्य की परिक्रमा करते रहे, दूसरा वह अपनी निर्धारित कक्षा में परिक्रमा करे, और तीसरी बात कि कोई भी 2 ग्रह की कक्षाएं एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। अब चूंकि नेपच्यून और प्लूटो सुदूर का ग्रह था, सबसे दूरस्थ ग्रह, वह नेपच्यून की कक्षा को काटता था, इसलिए बाद में वैज्ञानिकों ने उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो वर्तमान में परीक्षा के लिहाज से सौरमंडल और हमारे 8 ग्रह हैं। अब सवाल आता है, वस्तुतः मूलतः आज जो चर्चा का केंद्र है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो आज आप सभी से अगर पूछ दिया जाएगा कि भाई धरती पर कितने महादेश और कितने महासागर हैं, आप निसंदेह कहेंगे कि 7 महादेश और 5 महासागर हैं। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन वर्तमान में, मतलब करोड़ों वर्ष पूर्व, पृथ्वी पर 7 महादेश नहीं थे। यह जो आप जितने भी महादेश देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये सभी एक भूखंड था। ये सभी एक भूखंड था, मतलब कि एक ही जगह था। और उस वक्त के उस स्वरूप को अल्फ्रेड वेनेगर नाम के एक व्यक्ति ने उस रूप को नाम दिया सुपर पैंजिया कॉन्टिनेंट। क्या नाम दिया? सुपर कॉन्टिनेंट। बोला कि भाई अभी तो कॉन्टिनेंट है 7, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि वो सुपर कॉन्टिनेंट था, एंड द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट वाज पैंजिया। और जो चूंकि तमाम ये 7 जगह अलग अलग होके अगर एक जगह इकट्ठे हो गए, मतलब फिर बाकी जगहों पर जल था, तो उस जल के लिए उन्होंने थैलासा सागर का नाम दिया कि ओशियन था। बाद में चूँकि पृथ्वी की मेरी पिछली कक्षाएं भी हैं, आप सुने देखें ऋषि द क्रिएटर पर, तो चूँकि यह जो भूतल है, यह जो ज़मीन है, लैंड है, यह वास्तव में पृथ्वी के ऊपर, मतलब जो ऊपर का सरफेस है वो प्लेट्स पर आधारित है। तो डिफरेंट प्लेट्स हैं, तो धीरे धीरे प्लेट्स में दरार आते गई और धीरे धीरे मिलीमीटर के हिसाब से दूरियां बढ़ती गई, और एक समय आया जब ये सभी भिन्न भिन्न स्थानों पर चले गए और ये 7 विभिन्न महादेशों का निर्माण किए।
सही बात है, 7 महादेश का निर्माण हुआ। और उस कक्षा में मैंने पहले भी पुनरावृत्ति की है कि आप यहाँ पर देखेंगे, यह जो भारत आपको दिखाई दे रहा है, यह जो इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, यह इंडिया वस्तुतः काफ़ी पहले, मतलब जब यह सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था, तो यह जो भूखंड था वो इसका यहाँ सटा हुआ था। यह जो भूखंड था वो कहाँ था? मेडागास्कर के पास था। और यह यहाँ से मूव करके कहाँ पहुँच गया? एशिया के दक्षिण में। कहाँ पहुँच गया? एशिया के दक्षिण में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों को जानकारियाँ दी हैं कि यह जो प्लेट एशिया का जो प्लेट था और जो प्लेट इंडिया का मेडागास्कर से जाकर टकराया, जो प्लेट एशिया का मेडागास्कर से जाकर इंडिया का प्लेट टकराया, तो वह जो उत्पन्न हुआ उसके कारण हिमालयन माउंटेन उत्पन्न हुआ। यह चीज़ें आपको बिल्कुल याद होंगी। तो भाई एक चीज़ तो तय हो गई कि पैंजिया था और एक ही महासागर था। बाद में प्लेट्स के अलगाव के कारण सभी महादेश अलग अलग हुए। आपको एक जानकारी और मैं काफ़ी गंभीर जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आज के समय में ऐसी जानकारी आ रही है कि जो एशिया न्यूजीलैंड का आपका इलाका है, यह जो इलाका आप देख रहे हैं, यह भी फिर से टूट रहा है। इसका मतलब कि काफ़ी वर्षों के बाद अगर आने वाली पीढ़ी 7 नहीं 8 महादेश के बारे में समझे तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जब इस तरह की पृथ्वी के भीतरी सतह में प्लेट्स के टकराव के कारण हलचल हुई और एक पैंजिया भिन्न भिन्न भागों में टूटकर 7 भिन्न भिन्न महादेशों का निर्माण किया, तो इसके उपरांत हमारी दुनिया को आज जो है 7 महादेश और 5 महासागर। 5 महासागर मतलब प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर कहाँ है? एशिया के पूरब और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, मतलब इस रीजन और इस रीजन में जो है, ये धरती गोल है तो अगर आप मिलाते हैं तो ये हुआ पैसिफिक ओशियन का रीजन। दूसरा क्या हुआ महत्वपूर्ण आपको? अटलांटिक। तो यह जो एस टाइप का आप शेप देख रहे हैं, यह जो एस टाइप का आप शेप देख रहे हैं, यह एस आकृति में होता है, इसको अटलांटिक ओशियन कहा गया। दूसरा हिंद महासागर, ये इंडियन ओशियन है, भारत के दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम हिंद महासागर। फिर आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन आपका यह वाला इलाका है जो आर्कटिक के ऊपर है, तो आर्कटिक ओशियन। और सबसे लास्ट में अंटार्कटिका ओशियन। सबसे लास्ट में अंटार्कटिका ओशियन आपको याद रखना है। तो आज के इस खंड में हम इन 5 महत्वपूर्ण महासागरों की चर्चा करेंगे। हम उनके उस तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से नितांत आवश्यक होता है या जिसकी जानकारी लोगों को रहनी चाहिए। तो अब जो है हम अपनी शुरुआत करते हैं पहले ओशियन से, नॉन अदर देन नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फीचर्स और द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये जो आपका प्रशांत महासागर का आप क्षेत्र देख रहे हैं, जिसको कि 2 भागों में बांटकर लोग पढ़ते हैं, ऊपर वाले को नॉर्दर्न पैसिफिक और दक्षिण वाले को, नीचे वाले को साउदर्न, लेकिन ओवरऑल वह एक ही है पैसिफिक ओशियन। मतलब अब हम अभी जो हम चर्चा करेंगे वो इधर से इधर और इधर से इधर की चर्चा होगी। एशिया के पूर्व और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में अवस्थित प्रशांत महासागर की चर्चा होगी। तो सबसे पहला चीज जो आपको परीक्षा के लिहाज से याद रहना चाहिए कि प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर माना गया है। तो सवालों को आप खुद ब खुद बना लेंगे, मैं सिर्फ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना गया है और सबसे गहरा महासागर माना गया है। दूसरा, प्रशांत महासागर जो फेमस है वह फेमस है रिंग ऑफ फायर, मतलब वह जगह जहां ज्वालामुखी का स्रोत है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि यह जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से इधर से ले लीजिए और इधर से आते हुए ये जो पूरा क्षेत्र, और वो उधर घूमा तो फिर इधर आ गया, और यह जो पूरा क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस रीजन, द कंप्लीट रीजन मीन्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू दिस वन, आपका एशिया होते हुए और फिर ये इधर
पूरा जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का है, इधर एक प्रकार की आकृति का निर्माण होता है जो इस प्रकार से बनती है, जो इस प्रकार से बनती है, और इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। दुनिया के जो अधिकांश ज्वालामुखी हैं प्रशांत महासागर के अंदर इसी प्रक्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसी के कारण इसको रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। और ज्वालामुखी मतलब काफ़ी ज्वालामुखियों के होने के कारण ही भूकंप की भी सर्वाधिक घटनाएं इसी प्रक्षेत्र में होती हैं, और इसी सागर में होने वाली हलचलों का नतीजा सामान्यतः दुनिया को, इसके किनारे रहने वाले भूभाग के लोगों को सुनामी के तौर पर देखने को मिलता है। दूसरा चीज, दुनिया के जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, दुनिया के जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनका 75% मतलब लगभग 3/4 ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में पाया जाता है, इसी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरी चीज, प्रशांत महासागर की प्रसिद्धि का पहला रिंग ऑफ फायर का होना, फिर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर का होना, तीसरा 75% ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर जो दुनिया में जिस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि धरती पर सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, तो आप जवाब देंगे माउंट एवरेस्ट, 8848 8,848 मीटर की ऊंचाई। उसी प्रकार से आपको यह याद रखना है कि धरती पर जो सबसे नीचे का जगह है, सबसे गहराई का स्थान है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मरियाना गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरियाना गर्त बोलते हैं। वो जो सबसे निम्नतम बिंदु धरती पर का है, सबसे निचला स्थान जो है, गहराई का स्थान, मरियाना गर्त, वह भी कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। और वह आपको कहीं नहीं, बस इसी भूभाग में, यहाँ पर मतलब इसी एरिया में आपको, आप एक तरह से समझ लीजिए भारत के पूर्व में म्यांमार, फिर चाइना का, मतलब आप थोड़ा सीधे जाएंगे पूर्व की तरफ, थोड़ा नीचे, मतलब इस भूभाग में जो है मरियाना की खाई है, जो कि धरती की सबसे गहरी जगह है जिसको आंका जाता है। और मरियाना खाई को ही चैलेंजर गर्त के भी नाम से जाना जाता है। मरियाना खाई को ही चैलेंजर गर्त के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा, अब और अगला इंपॉर्टेंट चीज, अब प्रशांत महासागर की भौगोलिक स्थिति देखिए। प्रशांत महासागर मूलतः एशिया को भी कंटेन किया, ऑस्ट्रेलिया को भी कंटेन किया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका सभी की सीमाओं से लगा हुआ रहता है। तो अर्थात क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे भी कौन सा महासागर आ रहा है? प्रशांत महासागर आ रहा है। तो पूर्व के तरफ ही क्वींसलैंड, पूर्व के तरफ में ही क्वींसलैंड नाम का जगह आता है, जहां ग्रेट बैरियर रीफ, जहां ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। इस चीज़ को याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नामक जगह पर पाई जाती है, और वह भी प्रशांत महासागर के ही अधीन आता है। तो यह जो जानकारी हुई परीक्षा उपयोगी, वो किस चीज़ के लिहाज से हुई? वह हुई प्रशांत महासागर से। अब हम दूसरे सागर की ओर चलते हैं, विच इज़ नॉन अदर देन एस शेप ओशियन। एस शेप ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तो पहला चीज़, किस महासागर को एस आकृति की महासागर भी कहा जाता है? कंफ्यूज नहीं होना है, मानचित्र के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल सरलता से याद रहे। यह देखिए, यह जो एस रूपी आकृति है, इस कारण इसे एस रूपी महासागर भी कहा जाता है। दूसरी बात, अटलांटिक ओशियन, यह तो इंग्लिश टर्म हुआ, हिंदी के हिसाब से इसको अंध महासागर कहा जाता है। मतलब हम भारतीयों के लिए अटलांटिक ओशियन का ही दूसरा नाम क्या है? अंध महासागर है। इस चीज़ को याद रखना है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और जिस प्रकार से अगर अब आपसे पूछ दिया गया कि भाई प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु का नाम क्या है, सबसे गहराई पर अवस्थित बिंदु को किस नाम से जानते हैं जगह को, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मरियाना ट्रेंच बोलेंगे। सही बात है भाई, बोलेंगे। चैलेंजर्स गर्त भी बोला जा सकता है, विकल्प में चैलेंजर गर्त भी आ सकता है। उसी प्रकार से अटलांटिक ओशियन में भी जो सबसे गहरी बिंदु है, मतलब सबसे नीचे का स्थान है, उसको क्या बोलते हैं?
प्यूर्टो रिको गर्त। उसको क्या बोलते हैं? प्यूर्टो रिको गर्त बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्यूर्टो रिको गर्त बोलते हैं। वस्तुतः आपको याद रखना है कि सामान्यतः यह जो महासागर है अपने शांत एवं स्थिर स्वरूप के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यही कारण है कि इस महासागर के जो उत्तर में जो शांत एवं स्थिर जल रहता है उसके कारण इसको सारगैसो सागर भी कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक ओशियन में शांत एवं स्थिर जल की उपलब्धता के कारण इसको सारगैसो सागर भी कहा जा सकता है। वस्तुतः सारगैसो सागर वह क्षेत्र है, उस क्षेत्र को माना जाता है जिसके चारों तरफ सिर्फ जल ही जल है, मतलब वो कोई भूमि से सटा हुआ इलाका नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस महासागर के एक भाग को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात जो इस मुद्दे पर है, अटलांटिक महासागर और किस चीज़ के लिए फेमस है भैया? तो आप बोलोगे कि सर अटलांटिक महासागर जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह है बरमूडा ट्रायंगल के लिए। वो किसके लिए फेमस है? बरमूडा ट्रायंगल के लिए। बरमूडा ट्रायंगल के विषय में आप जानते होंगे कि एक मिथ्या है, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक मिथ्या है कि आज तक उस क्षेत्र से जो भी जलयान, वायुयान या किसी भी प्रकार के संचार के यातायात के साधन अगर गुजरे हैं तो वह पकड़े नहीं जा सके हैं, मतलब वो बच कर नहीं निकले हैं। तो यह आज भी एक रहस्य है कि आखिर वह कौन सा ऐसा कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल जो है आज भी एक रहस्य का केंद्र बना हुआ है। तो बरमूडा ट्रायंगल जो है वह भी मूलतः कहाँ अवस्थित है? वह भी मूलतः अवस्थित है आपको अटलांटिक महासागर में, और इसे डेविल ट्रायंगल्स के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? डेविल ट्रायंगल्स के नाम से जाना जाता है। देखो चीज़ों को समझो, अभी मैं लगातार बोल रहा हूँ, सिर्फ काम की बात बोल रहा हूँ। क्यों? चूँकि मुझे तथ्यों को देना है, मुझे तथ्यों को देना है, और मेरा प्रयास है कि मैं आज की इस कक्षा में आपको पांचों महासागर की विशिष्ट खूबियों से मतलब वाकिफ करा दूं, आपको जानकारी दिला दूं। इसलिए आप बोर ना होंगे, चूँकि इफ़ यू हैव टू स्टडी, इफ़ यू हैव टू गेट सम कंटेंट, देन डेफिनेटली इट्स बोरिंग। वो थोड़ा उबाऊ लगेगा, चूँकि सिर्फ ज्ञान की बातों का ही आदान प्रदान हो रहा है ना, इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। वी डोंट क्रिएट द सिचुएशन टू लाफ, बिकॉज in such conditions might be possible that you will lose the data or content or fact whatever I am trying to give it to you. And for any examination point of view, if you will study and if you will have the fact regarding the world, ocean and continent, means there is a huge possibility that you will score some marks if the question will come from this segment. So that's why I am just giving you the informations one by one. Now, after having the discussion of Pacific, प्रशांत महासागर की चर्चा हुई, बरमूडा ट्रायंगल की, सारगोसा सागर की, प्यूर्टो रिको गर्त की, और इसके बाद मतलब अटलांटिक के बाद अब हम कहाँ आएंगे? सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं नॉन अदर देन हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का। अब हम लोग चर्चा किसका करने जा रहे हैं? हिंद महासागर का या इंडियन ओशियन का चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। मतलब महासागरों में पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक और तीसरा हिंद महासागर है। चलो भाई ठीक है। हिंद महासागर मूलतः एशिया के दक्षिण में अवस्थित है और अफ्रीका के पूरब में अवस्थित है, सही बात है ना, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में अवस्थित है। आप ग्लोब मैप रखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप चीज़ों को वस्तुतः समझें। अगर यह इंडियन ओशियन है, इफ दिस वन इज नोन एज इंडियन ओशियन, इट मीन्स द इंडियन ओशियन लाइज साउथ ऑफ एशिया, एशिया के दक्षिण, अफ्रीका के पूरब और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम। सही बात, भौगोलिक बनावट हो गया। दूसरा चीज़ कि अभी सर आपने बताया कि मरियाना गर्त प्रशांत महासागर, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर। उसी प्रकार से मैं फिर से एकदम एक अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ
हिंद महासागर में जो सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे गहराई का बिंदु है, उसको हम लोग सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या जानते हैं? सुंडा गर्त के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर है, मतलब नियर बाई जावा। और यही कारण है कि इसको पहले जावा गर्त के भी नाम से जाना जाता था। इसको पहले जावा गर्त के भी नाम से जाना जाता था। तो हिंद महासागर की यही वस्तुतः खूबी है, और भारत के दक्षिण में होने के कारण ही इसे हिंद महासागर का नाम दिया गया। तो अब दो कंटेंट इसमें, अकॉर्डिंग टू साइज ये तीसरा सबसे बड़ा सागर, लोकेशन वाइज एशिया के दक्षिण, अफ्रीका के पूर्व, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, और निम्नतम बिंदु जावा के पास सुंडा गर्त, जिसे कि पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता था, हिंद ओशियन। ठीक है, अब हिंद ओशियन में जो सबसे ज़्यादा फेमस आपको जगह है वो आपको याद रखने का है, मालदीव है, मॉरिशस है, यह सब ऐसे ऐसे जगह हैं जो मॉरिशस काफ़ी फेमस जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, भारतवंशी वहाँ काफ़ी संख्या में निवास करते हैं। अब आता है आर्कटिक महासागर। अब कौन सा महासागर आ रहा है? अब हम चौथे महासागर के तरफ जा रहे हैं, आर्कटिक महासागर के तरफ जा रहे हैं। तो आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। पहला चीज़ तो ये याद रख लेना कि परीक्षा में अगर यह पूछ दिया जाए कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो आर्कटिक महासागर है, जो कि आर्कटिक मतलब ग्लोब के उत्तर, धरती के उत्तर, मतलब इस क्षेत्र में, दिमाग में याद हो गया। और यह मूलतः तो उत्तरी गोलार्ध में ही अवस्थित है। और जो मेन चीज़ है कि आप इस मैप को देख रहे होंगे, मतलब ये जो आर्कटिक ओशियन है, यह नियर बाई नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के ही आसपास यह मतलब फैला हुआ प्रक्षेत्र है, जिसको कि आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। और आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर, याद रखिएगा, आज जो मेरी कक्षा चल रही है वह सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और उसके उत्तर के ही आधार पे है। सवाल पूछे जा सकते हैं, सिर्फ पूछे जाने वाले ही सवालों को लेकर आज मैंने महासागर के कंटेंट को आपके सम्मुख लाने का प्रयास किया है। तो इसे छिपता हुआ महासागर के भी नाम से जाना जाता है, इसे छिपता हुआ महासागर के भी नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। और जो सबसे बड़ी बात है, विच इज़ नॉन अदर देन, कि जो आर्कटिक महासागर है, जो आर्कटिक महासागर है, जो आर्कटिक महासागर है, वह अधिकांश समय बर्फ से ढका हुआ होता है। आर्कटिक महासागर अधिकांश समय जो है वह क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ होता है। यह पहली परिचर्चा थी। और दूसरी बात जो आखिरी है कि अंटार्कटिका के पास जो क्षेत्र में अवस्थित महासागर है उसको अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। अब ऊर्जा इसको कहते हैं दोस्त, बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, तथ्यों को प्रदर्शित कर रहा हूं, आप लोगों को दे रहा हूं। इसी ऊर्जा और शिद्दत के साथ आपको भी मेरे दिए हुए कंटेंट को याद रखना चाहिए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट ऑल द कंटेंट, टू कवर ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। इस चीज को आप याद रखो। अब जो चर्चा होगी ना, अब जो चर्चा होगी, इसको तुम लोग मान लो महासागर की चर्चा का पार्ट 2। मैं अब आपके सामने महासागर के प्रथम भाग, जिसमें महासागर की भौगोलिक स्थिति कि भैया कौन महासागर कहाँ है, क्षेत्रफल, प्रसिद्ध स्थल, प्रसिद्ध बिंदु, नाम, इन सभी चीज़ों का चर्चा किया। और अब जो पार्ट 2 में चर्चा होने जा रही है महासागर की, वह तो सिर्फ और सिर्फ आपके फैक्ट के लिए चर्चा हो रही है। जैसे अभी सवाल अगर आ जाता है कि भाई इज इट विजिबल, कि क्षेत्रफल के लिहाज से, क्या चीज़ के लिहाज से? क्षेत्रफल के लिहाज से। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपके लिए कर देता हूं, एक कोडिंग कर देता हूं। पी से पैसिफिक ओशियन ले लेना, ए टी से अटलांटिक ओशियन ले लेना, ओ से आई से इंडियन ओशियन ले लेना, ए आर से आर्कटिक ओशियन ले लेना, ए एन टी आर से अंटार्कटिक ओशियन ले लेना। मैं अभी जो चर्चा करूंगा ना वो उसी कोडिंग के लिहाज से करूंगा, इसलिए याद रखना कि पी फॉर प्रशांत, अटलांटिक,
हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। अभी उसी कोड को लेके चलूंगा। अब आपको तमाम चीजें बिल्कुल याद रहें, अब उसके लिए मैं उसी कोडिंग को लिखूंगा और मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसी आंकड़े को इधर कैरी फॉरवर्ड कर लें। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर आपको क्रमवार समझना है तो सबसे पहले क्या है? प्रशांत महासागर। सबसे पहले क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से छोटा क्या है? अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर से छोटा क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से छोटा क्या है? इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन। और सामान्यतः जो है इसको एलिमिनेट कर कर रखा जाता है, चूंकि यह इधर से इधर के बीच में है। जो हम लोगों को चार महासागरों के बीच में अपने आप को सिमेट के रखना रहता है, जो सबसे छोटा माना गया वो क्या माना गया? आर्कटिक ओशियन। क्या माना गया? आर्कटिक महासागर। तो आपको चीजें जो है क्रमवार याद रखनी है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन और फिर आर्कटिक। अब बात आई गहराई के लिहाज से। अब बात आई गहराई के लिहाज से। गहराई के लिहाज से का मतलब क्या हुआ? सर जी मैंने अभी चर्चा करी थी आप लोगों के लिए कि कहीं मरियाना ट्रंच है, तो कहीं प्यूट्रिको ट्रंच है, तो कहीं सुंडा ट्रंच है। तो भैया यही तो उसके गहराई के आधार हैं ना। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्रशांत महासागर, कोई डाउट नहीं, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन और फिर आर्कटिक। सेम चीज इसमें भी कैरी करेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। दिमाग में रखना है कि भैया जो क्षेत्रफल के हिसाब का खेल है वही गहराई का भी हिसाब का खेल है। ठीक है। अब जो बच्चे इस कक्षा के गंभीरता को समझ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो या तो सुने या तो कलम कॉपी लेकर लिख लें। विश्व का सबसे गहरा सागर, विश्व का सबसे गहरा सागर किसको कहा जाता है? महासागर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं गहरा सागर की बात कर रहा हूं। मैं विश्व के सबसे गहरे सागर की बात कर रहा हूं। तो वो कैरेबियन सागर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरेबियन सागर को कहा जाता है। कैरेबियन सागर आपका आता कहां है? अटलांटिक ओशियन में। कैरेबियन सागर आपका कहां आता है? अटलांटिक ओशियन में आता है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है। अब चर्चा आती है इस प्रक्षेत्र की। देखो तुम भी देखो, मैं भी देख रहा हूं। ये क्या है? यह सागर है। इधर अटलांटिक है सर, समझ गए। इधर इंडियन है, समझ गए। ये भी तो एक बड़ा जल भाग है, तो इसको कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। याद रखने का जरूरत है। वस्तुतः अभी जिस प्रकार से मैंने इंडियन ओशियन के बारे में कहा कि एशिया के दक्षिण, अफ्रीका के पूरब और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम है, तो उस प्रकार से मेडिटेरियन सी के अगर रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? स्वाभाविक है कि आपको याद रखना है कि मेडिटेरियन सी वस्तुतः यूरोप के दक्षिण, ठीक है सर, एशिया के पश्चिम, अफ्रीका के उत्तर और यूरोप के पूरब में अवस्थित है। क्यों? चूंकि देखिए मेडिटेरियन सी यह है, पूर्व में क्या है उसके? स्पेन है, मतलब स्पेन के पूर्व में है। स्पेन के पूर्व में है तो स्पेन किस देश महादेश में आया? किस कॉन्टिनेंट में आएगा? तो स्वाभाविक है कि स्पेन आपका किस में आएगा? यूरोप में आएगा। तो स्पेन के ईस्ट में है, मतलब मेडिटेरियन सी किसके ईस्ट में है? तो यूरोप के ईस्ट में है। यूरोप के ही साउथ में भी है, एशिया के वेस्ट में है और अफ्रीका के नॉर्थ में है। यह आपका लोकेशन है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर उर्फ मेडिटेरियन सी की जो औसत गहराई है वह लगभग 4600 कुछ मीटर है। लगभग 4632 लिखा हुआ है। आप 4600 अप्रॉक्स आप रख सकते हैं कि इसकी औसत गहराई है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में इससे पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर से कुल कितने देश की सीमाएं लगती हैं? भूमध्य सागर से कुल कितने देश की सीमाएं लगती हैं? तो कुल 21 देश की सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं। अफ्रीका के 5 देश, कुल 21,
और अफ्रीका के उसमें से 5 देश हैं जिसकी सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं। इस चीज को आपको निसंदेह याद रखना है। अफ्रीका के 5 देश सही है, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और ट्यूनीशिया। याद रखना, अफ्रीका के ही 5 देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया। मोरक्को कहाँ है देखते जाओ, मेरे को बोलने का जरूरत ही नहीं है, तुमको सीधे समझना है, इसीलिए तो मैप है। भूमध्य सागर है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। दीज आर द 5 कंट्रीज of Africa continent. Those boundaries are touches with Mediterranean Sea। और अब एशिया के तरफ की अगर बात आती है तो आप देख सकते हैं जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, इन सभी कब्जा का खेल है। नहीं तो वस्तुतः अगर देखा जाए तो मेरा तो जहाँ तक मानना है कि सीरिया, लेबनान, जॉर्डन यह प्रमुख देश हैं और इजराइल ये प्रमुख देश हैं जिसकी सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं। अब जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण सागर की, जो आपको नक्शे पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि भूमध्य सागर से ऊपर है। जी हाँ, मैं चर्चा करने जा रहा हूं काला सागर या ब्लैक सी। ब्लैक सी इज हेयर। देखो मैप को समझ लो भाई, मैप को समझ लो, कंटेंट को समझ लो, जो इंपॉर्टेंट चीज यही तो आता है ना, और क्या आएगा सवाल में? यही तो कुछ भौगोलिक प्रक्षेत्र है, परिस्थितियां हैं जिसकी चर्चा होती है। तो भूमध्य सागर से आप ऊपर, खुद ही आपके दिमाग में रहना चाहिए, ताकि अगर कल आपको कहीं पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उतने ही मुक्त कंठ से बोले जितने मुक्त कंठ से मैं आज बोल लेता हूं कि भैया यहाँ ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी है काला सागर। तो काला सागर के विषय में अब एक छोटी चर्चा कि काला सागर वस्तुतः आप देखिएगा तो बुल्गारिया, टर्की, रोमानिया, जॉर्जिया, यूक्रेन और रूस, ये जगह हैं 6 जगह जिससे उसकी सीमा सटती है। तो मैंने इसीलिए मिलान करवा दिया। यहाँ पर आप देखते जाइए, तुर्की है, तुर्की के बगल में बुल्गारिया है, बुल्गारिया के बगल में रोमानिया है, रोमानिया के ऊपर यूक्रेन है, यूक्रेन के बगल में रूस है और रूस के बगल में जॉर्जिया है। ये 6 जगह हैं जो कि 6 देश की सीमाएं यहाँ से सटती हैं। इनकी औसत गहराई 2212 मीटर है। इनकी औसत गहराई 2212 मीटर है, इस चीज़ को याद रखना है। और इजराइल के विषय में जब चर्चा होती है तो यह चर्चा तो निसंदेह होनी चाहिए कि डेड सी, मृत सागर, तो मृत सागर जो है वह जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। इसकी अधिकतम गहराई जो है 300 मीटर है और मृत सागर की लवणता जो है वो 238% है। मृत सागर की लवणता कितनी है? 238% है। ऐसा नहीं है कि मृत सागर का ही पानी दुनिया का सबसे खारा पानी है। वॉन झील, एक झील है आपका वॉन झील, वॉन झील की लवणता 330% है। वॉन झील की लवणता कितनी है? 330% है, आपको याद रखना है। और परीक्षा के लिहाज से यह पूछा जा सकता है कि भैया सागरीय लवणता, सागरीय लवणता कैसे निकाली जाती है? तो सागरीय लवणता निकाली जाती है सागरीय जल की एप्रोक्स जल कितना है बटा जल में घुले पदार्थ, जल में घुले पदार्थ, यह आंकड़ा होता है सागरीय लवणता निकालने का। समझ में आ गया होगा कि भैया सागरीय लवणता किसको कहते हैं। फिर एक अलग एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए नितांत आवश्यक है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो 5 देशों की सीमाओं से लगती है वह कौन है? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि वह कैस्पियन सागर में ही अवस्थित है। यह कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे और कुछ महत्वपूर्ण जवाब थे जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण थे। अब एक छोटा सा चीज़ जो आपको याद रखना है कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व की प्रमुख खाड़ी गल्फ, तो याद रखिएगा हडसन की खाड़ी जो उत्तरी अमेरिका में है, मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका में है और फारस की खाड़ी एशिया से अवस्थित है।
और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वह मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व का जो सबसे बड़ा गल्फ है वो कौन है? मैक्सिको गल्फ है। इस चीज को आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को रिगार्डिंग ओशियन एंड सीज परीक्षा के लिहाज से पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिहाज से तमाम जानकारियां देने में सक्षम रहा हूँगा। अब उम्मीद है कि आप प्रश्नों को, मेरे बताए गए तथ्यों को कलमबद्ध करें, लेखनीबद्ध करें और परीक्षा के लिए आप तैयार हो। सफलता मायने नहीं रखती है, मायने ज्ञान रखता है। मैं बार बार कहता हूं, ज्ञान इतना रखो कि भैया चालू हो जाना है, टेंशन नहीं लेना है। स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, गेट वेल सून। आप सभी जो अस्वस्थ भी हैं स्वस्थ होइए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।